हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग बोर मॉडल पढ़ रहे थे। इसमें क्या स्टडी किया था कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के बाहर इस तरीके से बहुत सारी एनर्जी लेवल होती हैं। दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। n इक्वल टू 1 कॉल्ड एज अ फर्स्ट एनर्जी लेवल, n इक्वल टू 2 सेकेंड एनर्जी लेवल, n इक्वल टू 3 थर्ड एनर्जी लेवल, इस तरीके से 4, 5, 6 एंड सो ऑन। एंड हमने ये सीखा कि जब तक इलेक्ट्रॉन इन एनर्जी लेवल में रहता है, जैसे कि फर्स्ट एनर्जी लेवल में है तो इट विल नॉट इमिट रेडिएशन, सेकेंड में है तो नहीं इमिट करेगा। इलेक्ट्रॉन इमिट और एब्जॉर्ब रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन व्हेन इट जम्प्स फ्रॉम हायर टू लोअर या लोअर टू हायर ऑर्बिट। ओके, जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से इस तरीके से लोअर में आता है तो एनर्जी को इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, और जब वो लोअर से हायर में जाता है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। करेक्ट। और हमने एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट सीखा था कि जब इलेक्ट्रॉन इस तरह सर्कुलर मोशन करता है उसका एंगुलर मोमेंटम जो होता है mvr। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? mvr, लीनियर वेलोसिटी, और जिस रेडियस से मूव कर रहा है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। ओके, यहाँ पर h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, और n क्या है? यही ऑर्बिट नंबर, यानी कि 1, 2, 3, 4। n कैन नॉट बी 1.5 या 3.5 लाइक दैट। हम ये कहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या है? क्वांटाइज्ड है। जब भी कहीं पर भी इस तरह से आता है नंबर 1, 2, 3, 4, 5, कोई चीज़ इस तरह नंबर का मल्टीपल होता है तो वो क्वांटाइज्ड बोलते हैं उसको। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया थे। फिर हमने बोर्ड्स के कैलकुलेशन के रिजल्ट्स देखे थे। वो रिजल्ट्स क्या थे? These were the results of Bohr calculation. We can find energy of electron in any orbit of any atom. अच्छा, एक बात और याद रखना है आपको कि बोर ने सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम पे काम किया था, यानी कि बोर मॉडल ओनली 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में अप्लाइड हो सकता है, और ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में अच्छे से बताया है। ओनली एटम्स हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन्स, उसमें ही ये बोर के फॉर्मूले अप्लाई हो सकते हैं। करेक्ट। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? -13.6 Z²/n²। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, एंड रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज गिवन बाई 0.53 इंटू n² डिवाइड बाई z एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे z क्या है? एटॉमिक नंबर। z इज एटॉमिक नंबर। ओके, एंड Vn क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज गिवन बाई 2.16 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे जो एनर्जी का फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है बच्चों, उसे हम लोग जूल में कन्वर्ट करना चाहेंगे। यू नो दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू यू नो दैट 1.6 10⁻⁻19, एंड कूलम इसकी यूनिट होती है। एंड वोल्ट क्या होता है? वोल्ट इज जूल पर कूलम। कूलम से कूलम कट गया, एंड यू गेट 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। This is the value of electron volt in joule. This is the unit of energy. This is also unit of energy. अगर इस फॉर्मूले को आप एनर्जी के टर्म में लिखना चाहते हो तो यू कैन राइट लाइक दिस। कैसे? En इक्वल्स टू -13.6 Z² by n² इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹। हमने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के प्लेस पर 1.6 इंटू 10⁻⁹ को पुट कर दिया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2.18 इंटू 10⁻⁸
जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल। तो ये फॉर्मूला आपका जूल में आ गया, माइनस साइन, करेक्ट। नाउ इन फॉर्मूलेज पे एक दो क्वेश्चन करते हैं। फाइंड रेडियस ऑफ Bohr's first orbit in first hydrogen atom, second He plus atom, and third Li2 plus atom। इन सभी एटम में फर्स्ट ऑर्बिट के लिए रेडियस निकालनी है। ओके, सो इसका मतलब ये कि इन सभी एटम में फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो एटम की रेडियस क्या होगी। अच्छा, प्लस हमने क्यों लगाया, क्योंकि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो एक प्लस बचा। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, प्रोटॉन कितने भी हो, बट बोर्स मॉडल इज अप्लाइड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। बोर्स मॉडल अप्लाई का क्या मतलब है कि जो बोर्स के फॉर्मूले तभी अप्लाई कर सकते हो जब एटम के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन हो। सो हाइड्रोजन के लिए निकालते पहले, तो फॉर हाइड्रोजन वी नो द फॉर्मूला ऑफ रेडियस Rn इक्वल टू 0.53 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ रेडियस। सो R1 फर्स्ट ऑर्बिट के लिए है तो n की वैल्यू 1 हो गई, इक्वल टू 0.53 इंटू 1 स्क्वायर फर्स्ट ऑर्बिट डिवाइड बाई जेड। जेड क्या एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। सो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन कितना आ गया 0.53 एंगस्ट्रॉम। रिमेंबर 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर। यह हाइड्रोजन की रेडियस होगी, दिस इज द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। सेकेंड फॉर He प्लस, सो He प्लस के लिए जेड की वैल्यू कितनी है 2, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। सो वी कैन राइट 0.53 इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई जेड की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 2, एन के प्लेस पे 1 जेड पे 2। सो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.2 2 to 4 and 2 6 0.26 समथिंग, राइट, एंगस्ट्रॉम 265 बेस्ट होगा 0.265। नेक्स्ट फॉर लिथियम 2 प्लस एटम, लिथियम 2 प्लस एटम के लिए क्या आएगा R1 0.53 इंटू 1 का स्क्वायर, सभी में फर्स्ट ऑर्बिट के लिए मैंने पूछा है, एंड डिवाइड बाई 3। इफ यू सॉल्व इट सो 0.1 0.17 0.173 समथिंग एंगस्ट्रॉम, करेक्ट। अब क्वेश्चन ये है कि जब हम तीनों एटम में फर्स्ट ऑर्बिट के लिए रेडियस निकाल रहे हैं तो ये रेडियस अलग अलग क्यों आ रही है, इसका आंसर क्या आएगा। तो देखो ध्यान से, ये हाइड्रोजन एटम है और हाइड्रोजन एटम में 1 प्रोटॉन है और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, दिस इज द 1 इलेक्ट्रॉन। 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट। नाउ हीलियम की बात करें तो हीलियम के एटम में 2 प्रोटॉन्स होते हैं, तो 2 प्रोटॉन्स एंड ये उसका इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन तो एक ही है क्योंकि He प्लस की मैं बात कर रहा हूँ, सो इट हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन, दिस इज द हाइड्रोजन। एंड द लिथियम में बच्चों 3 प्रोटॉन्स हैं, 1 2 3, एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन। ओके, अब मुझे आप बताओ कि
3 प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे या फिर 2 प्रोटॉन या फिर 1 प्रोटॉन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफ़ी क्लोज होगा। ऑल आर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के काफ़ी क्लोज होगा। नाउ यू नो कि व्हाट डू यू मीन बाय साइज ऑफ एन एटम। साइज ऑफ एन एटम क्या होता है? न्यूक्लियस से लास्ट इलेक्ट्रॉन तक की डिस्टेंस। साइज ऑफ एन एटम मीन्स डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, या डिस्टेंस ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना क्लोज होगा, साइज ऑफ एटम उतना ही कम हो जाएगा। तो इसलिए आप देख सकते हो डेटा कि सबसे बड़ा साइज इसका होगा हाइड्रोजन का, फर्स्ट ऑर्बिट की केस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहा है, उसके बाद इसका और छोटा हो जाएगा और इसका साइज और भी स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, दैट्स वाई जो साइज का ऑर्डर आया है वो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन का, फिर हीलियम प्लस का, एंड देन lithium plus का, because lithium is having 3 proton in their nucleus. Understood? Now next question है find, ये मैंने पहले भी कराया था, find energy of electron in first orbit of hydrogen। ठीक है, find energy of electron in first orbit of hydrogen। so we know that, अच्छा हमको मेंशन नहीं है तो we can find energy of electron in electron volt or in joule। so we know the formula En equal to -13.6 Z square by n square electron volt, and we have to find the energy of hydrogen atom for the first orbit। so first orbit का मतलब E1 minus 13.6 into Z is 1 for hydrogen, Z is the atomic number, square divide by 1 का square electron volts, so you will get 13.6 electron volt। now what is the meaning of minus sign over here? तो इसको समझने के लिए again nucleus and this is the first orbit, right? अब इलेक्ट्रॉन जो इसमें मूव कर रहा है, हाइड्रोजन का एटम है, सो उसकी एनर्जी कितनी आई है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो एनर्जी तो नेगेटिव होती नहीं है इस तरीके से, सो क्या मतलब यहाँ पे माइनस साइन का? एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इट इज मूविंग ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस। ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, ये न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से घूम रहा है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, एक लाइन में लिखता हूँ यहाँ पे, we get E1 for hydrogen equal to -13.6 electron volt। negative sign indicate that electron is under attraction towards nucleus। that means it is bound to the nucleus। अब
हम इसको ऐसे नहीं बोलेंगे कि हाइड्रोजन की एनर्जी जो है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको ऐसे नहीं बोलेंगे। हम ऐसे कहेंगे कि हाइड्रोजन में जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में होता है तो उसकी एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, या ऐसे कहें कि इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड विद द एनर्जी ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। दिस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। हम इसको इसे कह सकते हैं कि नेगेटिव साइन इंडिकेट, नेगेटिव साइन जो है वो इंडिकेट बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी। और इसको समझने के लिए आप ऐसे देख लो कि जब आपकी ऑब्जर्वेशन रहती है देन यू हैव टू डिसिप्लिन, यानी कि आप बाउंड हो कि क्योंकि आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ कि बहुत सारे लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियस की ऑब्जर्वेशन में है इलेक्ट्रॉन, करेक्ट, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। नेगेटिव साइन इंडिकेट द बाइंडिंग एनर्जी। अब इसको थोड़ा सा और अच्छा मतलब अगर आपको सीखना है कि ये प्लस कैसे हो सकता है नेगेटिव साइन, तो देखो ध्यान से। अब मैं आपसे पूछूं कि इस इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन खत्म हो जाए, जब इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस का, इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स खत्म हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा? न्यूक्लियस के पास तो नहीं होगा। न्यूक्लियस के पास क्यों था? क्योंकि न्यूक्लियस पर उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस का उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, करेक्ट। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा, वी कांट से। तो इसलिए अब एक यहाँ पे टर्म हम सीखते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए आप इतना कहो कि नेगेटिव साइन इंडिकेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ अब एक टर्म सीखते हैं कि हाउ मच एनर्जी, एक क्वेश्चन के थ्रू, हाउ मच एनर्जी रिक्वायर्ड to remove that electron from first orbit of hydrogen। ओके, जब मैं बोल रहा हूँ कि कितनी एनर्जी चाहिए इसको रिमूव करने के लिए, तो रिमूव करने का मतलब बच्चों ये है कि इस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जीरो कर देना है, ठीक है। इस एनर्जी को, जब इस एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना होता है उस एनर्जी का नाम होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, सो पहले मैं डिफाइन करता हूँ यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी को। आयोनाइजेशन एनर्जी ये क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from gaseous atom। बेटर वर्ड है फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड का मीनिंग है कि एक एटम दूसरे से दूर हो, जिससे कि डेटा में कोई दिक्कत ना आए। सो अभी आप ऐसे समझ लो कि आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब होता है कि किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है। अब देनी क्यों पड़ती है? क्योंकि आपको पता है कि न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स है। जब आप इस इलेक्ट्रॉन को
इस एटम से कंप्लीटली बाहर निकाल रहे हो तो इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स जीरो कर रहे हो, तो आपको एनर्जी कुछ एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, यानी कि आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, अब वही हमें निकालना है कि कितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। सो आइंस्टाइन एनर्जी की डेफिनेशन क्लियर है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम फ्रॉम इट्स आउटरमोस्ट सेल। ठीक है, अब देखो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी हमें। सो एक पॉइंट और समझना है आपको, दिस इज द न्यूक्लियस, ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट है एंड दिस इज द सेकेंड ऑर्बिट। अगर मैं कहूं कि इस इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड में ले जाना है तब कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी विल एब्जॉर्ब ना, बिकॉज सेकेंड ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो फर्स्ट से ज़्यादा है। यस, दिस इज द सेकेंड एनर्जी लेवल एंड दिस इज द फर्स्ट एनर्जी लेवल। तो आपको यहाँ से यहाँ तक आना है तो एनर्जी तो चाहिए, तो कितनी एनर्जी चाहिए, तो कैसे लिखोगे इस बात को, डेल्टा ई इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल जहाँ पे जाना है आपको E2 माइनस E1, इतनी एनर्जी चाहिए आपको। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ आपको। ओके, नाउ इसी तरीके से अब आपको इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए आपको कहाँ जाना है, रिमूव करके फर्स्ट से सेकेंड एनर्जी लेवल में नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन फोर्स, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स होगा। आपको जाना है इनफाइनाइट पर। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ पे जीरो होगा, हम डिस्टेंस तो पता नहीं है, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे वो जीरो हो जाएगा न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स इलेक्ट्रॉन पे। तो हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा ई इक्वल टू इलेक्ट्रॉन को कहाँ ले जाना है, ई इन्फिनिटी, और हाइड्रोजन की किस ऑर्बिट से, फर्स्ट ऑर्बिट से, E1। इतना क्लियर है। नाउ ई इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी आएगी, नाउ यू नो दैट En कितना होता है, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो एन की वैल्यू अगर आप इन्फिनिटी पुट करेंगे, इन्फिनिटी का मतलब एन की वैल्यू इन्फिनिटी, सो 1/इन्फिनिटी कितना होता है, 0, तो दिस विल बी 0। नाउ E1 कितना है आपने निकाला था, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना आ गया, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या समझे आप यहाँ से कि हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, या इसको हम ये कैसे कहते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है इतनी एनर्जी से बाउंडेड है। इसको अगर कंप्लीटली फ्री करना है एटम से, कंप्लीटली फ्री करने का मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पर जीरो करना है, तो आपको +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे दो। -13.6 वोल्ट इसकी एनर्जी है, प्लस दोगे तो कितनी एनर्जी हो जाएगी, टोटल 0, यानी कि न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पर 0 हो गया। दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। क्या है ये, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। अब इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, शायद यहाँ से कुछ कम समझ में आया होगा। तो अब एक क्वेश्चन लेते हैं, इस बार पूरी बात आपको क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन है, फाइंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट of He+। आयोनाइजेशन एनर्जी मीन्स इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली एटम से रिमूव करना है, मीन्स उस पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 करना है। पहले तो ये पता करो कि हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट की बाइंडिंग एनर्जी क्या है, यानी एनर्जी क्या है। सो वी कैन राइट हीलियम, फॉर हीलियम की एनर्जी क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट है तो E1 इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर इंटू जेड कितना उसके लिए 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर, एन की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट ऑर्बिट तो 1 का स्क्वायर,
इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 4 हो गया, 4 6 24 एंड कितना आ जाएगा 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन हैं और इस पर 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है। अब मुझे बताओ 1 इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है दो प्रोटॉन का हीलियम के अंदर, तो इसलिए बोलेंगे कि यहाँ पर देखो ये माइनस साइन है, तो यहाँ पर ये ऐसे बोलेंगे हम लोग दिस इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड बाई 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। क्यों? क्योंकि इस न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इसके अंदर 2 प्रोटॉन हैं, तो फिर इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में भी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी न्यूक्लियस के फोर्स से फ्री करने के लिए। आप देखो ना, अगर आपको 2 लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं सो दैट मीन्स आप जो है वो ज़्यादा बाउंडेड हैं, और जब 3 लोग ऑब्जर्व करेंगे तो और ज़्यादा बाउंडेड है, यानी कि आप फ्री नहीं हो पा रहे हैं। करेक्ट? तो जब 2 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं दैट इज बाइंडिंग एनर्जी मोर, जब 3 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं तो बाइंडिंग एनर्जी और ज़्यादा है। करेक्ट? तो इस क्या बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हीलियम एटम इज 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ अब इस इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली बाहर निकालना है, न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को 0 करना है इस इलेक्ट्रॉन पे। देखो डेल्टा ई एनर्जी डिफरेंस कैसे लिखोगे, कहाँ पे ले जाओगे इसको रिमूव करके, इन्फिनिटी पे, जहाँ पे न्यूक्लियस की पहुँच ना हो, न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो। तो देखो आप E1 से कहाँ लेके जाओगे फाइनल स्टेट, ई इन्फिनिटी पे लेके जाओगे, तो E1 माइनस ई इन्फिनिटी डेल्टा ई एनर्जी डिफरेंस, ई इन्फिनिटी कितना आएगा हमेशा 0, E1 कितना है इसका हीलियम के लिए माइनस 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कितना आंसर आ गया प्लस 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या समझे आप कि अगर आप इतनी पॉजिटिव वैल्यू दे दो तो टोटल यहाँ पर इतने एनर्जी से बाउंडेड है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी दे दो तो टोटल एनर्जी कितनी होगी 0, यानी कि न्यूक्लियस से वो फ्री हो गया। आप चाहो तो इसी क्वेश्चन को लिथियम के लिए करके देख सकते हो। तो आपको लिथियम के लिए मान लो करना है फाइंड आयोनाइजेशन एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर lithium 2+ atom ion in first orbit। ओके, सो पहले लिथियम के फर्स्ट ऑर्बिट के लिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, तो फॉर लिथियम 2+ वी कैन राइट अगेन E1, फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ मैं, E1 माइनस 13.6 इंटू जेड कितना होता है इसके लिए 3, तो 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई फर्स्ट ऑर्बिट 1 का स्क्वायर, ये 9 हो गया। सो 13.6 को आप 9 से मल्टीप्लाई करो, सो ये आएगा माइनस 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप देखो इसके न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन है, 1 2 3 प्रोटॉन है, और ये फर्स्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर 3 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए देखो इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड बाई 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे ज़्यादा है, ज़्यादा ऑब्जर्वेशन हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन और टाइटली बाइंड होगा न्यूक्लियस से। तो जितना न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड होगा उस इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली फ्री करने के लिए, यानी न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 करने के लिए और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो क्या आयन एनर्जी आएगी यहाँ पे, इतनी प्लस दे दो, इतनी प्लस वैल्यू दे दो तो 0 हो जाएगा। प्रूव करना है तो कैसे लिखोगे, डेल्टा ई इक्वल टू फर्स्ट ऑर्बिट से कहाँ लेके जाना है उसको, इन्फिनिटी माइनस E1, इन्फिनिटी माइनस E1, इन्फिनिटी कितना होता है 0 माइनस E1 कितना है 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कितना आ गया प्लस 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका आंसर आ गया। नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब यहाँ पे है कि कितनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में बाउंड है,
और वो बाउंड है, इसलिए उसको एनर्जी के साइन को नेगेटिव दिखाया गया। लेकिन हम पढ़ेंगे कैसे, जब भी माइनस साइन होगा तो हम उसको बाइनरी एनर्जी पढ़ेंगे। हम बोलेंगे हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड बाय 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लिथियम के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन इज बाउंड बाय 122.4। जब देखो वर्ड यूज कर रहे हो बाउंड, यानी कि आप निगेटिव फील कर रहे हो ना, यू आर बाउंडेड बाय समथिंग, दैट मीन्स यू आर फीलिंग निगेटिव, इसलिए नेगेटिव साइन लगा दिया जाता है। और कंप्लीटली फ्री करना है तो इतनी पॉजिटिव एनर्जी आपको देनी पड़ जाएगी। नाउ क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी energy gap when electron jump from one orbit to other, या इसमें वाइस वर्सा व्हेन इट कम्स फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल्स टू फर्स्ट एनर्जी लेवल। ठीक है, और ओके इट मेक सेंस कि इट जम्प फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अदर, तो ये हाई से लो या लो से हाई हो सकता है। ओके, सो देखो अगेन दिस इज द न्यूक्लियस। सो हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। सो दिस इज द न्यूक्लियस। नाउ suppose this is some energy level n1, okay, and this is the some another energy level, और इसका नेम मैंने कर दिया n2, okay. So electron is coming from n2 to n1, so we can write delta E equal to E n2 minus E n1, fine. हाई एनर्जी से लो एनर्जी लेवल में आ रहा है इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज द एनर्जी डिफरेंस। अब आपको पता है एक बात कि इलेक्ट्रॉन, मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन अगर सेकेंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट में आ रहा है, दिस इज द सेकेंड एनर्जी लेवल बिकॉज n इक्वल टू 2 एंड दिस इज द n इक्वल टू 1, तो अगर सेकेंड से फर्स्ट में आ रहा है तो सेकेंड एनर्जी लेवल फर्स्ट एनर्जी लेवल, जब मैं बोलता हूँ सेकेंड एनर्जी लेवल मीन्स ज़्यादा एनर्जी, तो ये ज़्यादा इसके पास जो एनर्जी है इट विल इमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। बट अच्छा, इस एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, एच न्यू इन द फॉर्म ऑफ रेड फोटॉन्स, है ना। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड एनर्जी से फर्स्ट एनर्जी लेवल में आएगा तो इट विल इमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एंड वी कैन से इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा या फोटॉन विच इज इक्वल टू एच न्यू। अब अगर यही इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 2 से ना आकर के यही इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 3 से आ रहा है, तब भी कितनी एनर्जी इमिट होगी, 4h न्यू। फिर आप कहोगे तो सर सेम हो गया, थर्ड से 1 पे आना सेम हो गया, 2 से 1 पे आना सेम होगा, तो सेम नहीं है। यहाँ की फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है बिकॉज दिस एनर्जी गैप इज ग्रेटर देन दिस। सो कितना भी एनर्जी गैप हो, दैट एनर्जी गैप विल बी इक्वल टू एच न्यू। फ्रीक्वेंसी न्यू की वैल्यू चेंज होती रहेगी, तो मैं डेल्टा की ई की प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ, एच न्यू, और ई एन टू क्या लिखूँगा, तो आपको एनर्जी का फॉर्मूला भी मैंने बताया है क्या, कि ई एन टू जो होगा, सॉरी ई एन जो होगा वो -2.18 इंटू 10 की पावर -18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। लेट मी राइट समवेयर एल्स। So En equal to -2.18 into 10 की पावर -18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल। ये जूल में फार्मूला होता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। इसको मैं यहाँ पुट करता हूँ, तो जब मैं n2 रखूँगा तो यहाँ पर n2 कर दूंगा, और सेम एटम के लिए तो जेड तो सेम रहेगा, तो आई कैन राइट -2.18 इंटू 10 की पावर -18 जेड स्क्वायर बाई n2 स्क्वायर माइनस ई एन1 कितना होगा,
सो अगेन इसमें ब्रेकेट लगा देता हूँ इसे, -2.18 इंटू 10⁻18 जेड स्क्वायर बाई n1 स्क्वायर। ये माइनस माइनस प्लस हो गया। सो एच न्यू को मैं लिख सकता हूँ एच सी बाई लेमडा। न्यू क्या होता है? सी बाई लेमडा। सो विच इज इक्वल टू कितना हो गया है? दिस इज इक्वल टू डेल्टा ई। इससे मैं 2.18 इंटू 10⁻18 एंड जेड स्क्वायर इतना पोर्शन कॉमन कर लेता हूँ। तो ये अंदर क्या बचा? देखो ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। सो 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब मैं आपसे कहूँ कि इलेक्ट्रॉन 4 से 2 में आ रहा है, उसका एनर्जी गैप कितना होगा? तो 4 यहाँ पर रख दो, 2 यहाँ पर रख दो, जेड आपको एटम के लिए पता होगा, डेल्टा ई की वैल्यू आ जाएगी। तो यानी आप कोई भी ट्रांजिशन के लिए एनर्जी गैप निकाल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन 5 से 1 पे आ रहा है तो एनर्जी गैप क्या होगी? यहाँ पे 5 रख दो, यहाँ पे 1 रख दो, डेल्टा ई की वैल्यू आ गई। अब फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ पूछता है तो आपको इस तरह फार्मूला को यूज करना पड़ेगा। डेल्टा ई के प्लेस पर एच सी बाई लेमडा पुट करना पड़ेगा। यहाँ से मैं 1/λ की वैल्यू 1/λ निकालता हूँ तो एच सी इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। तो 2.18 10⁻18 डिवाइड बाई h इंटू सी इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। वेरी सिंपल। ये फार्मूला आगे अभी हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला बहुत यूज होगा। सो इस फार्मूले को मैं वापस से एक बार लिखता हूँ इधर। वी गेट 1/λ इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻18 जेड स्क्वायर डिवाइड बाई h इंटू सी एंड इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये बिल्कुल क्लियर है, ये डायरेक्ट दिया है एनसीईआरटी में। वैसे तो देखो बच्चों यहाँ पर ये तो कांस्टेंट वैल्यू है और h तो आपको पता है प्लैंक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। और c क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट विच इज इक्वल टू कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इन दोनों डेटा को अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ, h के प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर दूँ, c की वैल्यू ये पुट कर दूँ, तो एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। इस कांस्टेंट वैल्यू को कुछ नाम से बोलते हैं और वो साइंटिस्ट के नेम पर है, इसे बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट R। सो R यहाँ पे क्या होता है? रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है। और जब आप C की वैल्यू और H की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और इतने पोर्शन को पूरे को सॉल्व करेंगे, सो इट विल कम आउट टू 1.09 इंटू 10⁻7 पर मीटर। ओके। सो आप 1.09 के प्लेस पे सिर्फ 1 ले सकते हो, 1 इंटू 10⁻7, नो प्रॉब्लम। तो आ गया R जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है इस चैप्टर का। नाउ फ्रॉम दिस फार्मूला इफ आई आस्क यू in any atoms electron jump from 4th to 1st orbit, what is the wavelength? You can find from this formula. आपको एटम दिया होगा तो एटम के लिए जेड पुट कर दोगे। आर ऑलवेज आपको गिवन होगा या फिर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, इसकी वैल्यू होती है 1 इंटू 10⁻7। बिल्कुल क्लियर है। सो ये सब बोर मॉडल से निकल के आया है। दैट्स वाई जो है नील बोर अवार्डेड विद द नोबेल प्राइज, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे रिजल्ट्स निकाल दिए, बहुत सारी कैलकुलेशन कर दी, बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया। इवन यू आर एबल टू फाइंड आउट कि इलेक्ट्रॉन को अगर फ्री करना है किसी के न्यूक्लियस से तो कितनी एनर्जी चाहिए। इस एनर्जी का नाम क्या होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी। सो इस पर एक छोटा सा अगर हम क्वेश्चन करें कि find wavelength if
इलेक्ट्रॉन फ्रॉम थर्ड एनर्जी लेवल electron from third energy level return to first energy level in Li2 plus आयन। इतना याद रहे कि हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज पे ये भी फार्मूला यूज होगा। सो Li2 प्लस आयन में कितने इलेक्ट्रॉन्स? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज में 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन्स टोटल होते हैं, 2 पॉजिटिव चले गए। सो 2 पॉजिटिव मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स हैज बीन रिमूव्ड, तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा। सो वी कैन राइट 1/λ इक्वल टू आर कितना होता है? मैं आर को ऐसे आर लिख देता हूँ। नाउ फॉर लिथियम के लिए जेड की वैल्यू क्या होगी? 3, तो 3 का स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर। आप कहाँ से रिटर्न हो रहे हो? थर्ड से फर्स्ट में। सो दिस इज द फर्स्ट माइनस कहाँ से आ रहे हो? हायर, दिस इज द हाई एनर्जी लेवल, सो 1/3 स्क्वायर। ध्यान रखना इसमें n2 जो है इज ग्रेटर देन n1। n2 यू आर कमिंग फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल। सो इसको आपको सॉल्व करना है। सो कितना आंसर आ जाएगा? 9r एंड 1 माइनस 1/9, सो यह आ जाएगा आपका 8/9, राइट? 8/9, 9 से 9 कैंसिल हो गया, सो यू गेट 8r। आप कैलकुलेशन देख सकते हो, आपको समझ में आ गया है। नाउ r की वैल्यू आपको पता है, तो ये 1/λ आया है और मैंने क्या पूछा है? लैम्डा। सो लैम्डा कितना आएगा? 1/λ इक्वल टू 8r। तो लैम्डा कितना हो गया? 1/8r। r की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। बिल्कुल क्लियर है, इस तरह आप सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। फिर इसके चैप्टर के मेजर पार्ट फिनिश हो जाएंगे, आपके सारे न्यूमेरिकल भी बनने लग जाएंगे।